बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दुरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। रशमत अली, एमफिल फिज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, खालिद फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बेमिया खान। फिज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 11 FSC फिज़िक्स फर्स्ट पार्ट। आज का जो टॉपिक है आज के लेक्चर में कुछ मल्टीपल टॉपिक्स हैं। उसमें से एक है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, दूसरा प्रोसेस की डिवीजन है रिवर्सिबल प्रोसेस, और तीसरा इसमें हीट इंजन। तीन चीज़ें ज़हर बहस लाई जाएंगी। सबसे पहले मोलर स्पेसिफिक हीट बड़ा अहम और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है हमारे मुख्तलिफ बोर्ड्स के हवाले से, तो लिहाजा हम इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है स्पेसिफिक हीट। लफ्ज़ स्पेसिफिक का मतलब है मखसूस, उर्दू में कहेंगे हरारत मखसूसा। तो कोई भी सब्सटेंस ले लें, उसमें जो हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है, तो वो फैक्टर्स दो हैं। एक हमें देखना है कि जिस मैस में जिस क्वांटिटी में वो हीट एब्जॉर्ब कर रही वो कितनी है। अगर वो क्वांटिटी कम है तो कम हीट एब्जॉर्ब होगी, क्वांटिटी ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। हम इसको कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ द बॉडी। अगर सपोज करो 1 किलोग्राम हमने हीट को एब्जॉर्ब कराना है, तो उसके लिए सेम टेम्परेचर रेज करना हो तो उसके लिए कम हीट होगी। अगर 10 किलोग्राम के लिए वो सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए ज़्यादा हीट होगी। दूसरा, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, आपने हीट टेम्परेचर कितना बढ़ाना है या कितना कम करना है। तो उस लिहाज से अगर हमें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना हो 1 किलोग्राम मैस के लिए, तो हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट दरकार होगी। लेकिन अगर हमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो लेकिन उसके लिए ज़्यादा हीट दरकार होगी। अगर हम दोनों कंबाइन करें तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाएगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, और सी जो ना इसमें स्पेसिफिक हीट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन यहाँ पे ये हम नाम लेंगे स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन में एम लिखा हुआ, एम है मैस के जरिए। तो नेक्स्ट इसकी टाइप आएगी, उसको हम देखेंगे। तो बेसिकली डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, ये डेल्टा क्यू, आर रिलीज्ड for 1 kg of a gas to change the temperature through 1 Kelvin. Kelvin SI यूनिट है टेम्परेचर का, इसलिए हम कैलकुलेशन में उसको SI यूनिट लेंगे। जबकि डिग्री सेल्सियस जो है ना उसका स्पोर्टिंग यूनिट है, तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। इसी में से इसके यूनिट हम लिख सकते हैं। हीट के यूनिट जूल है, मैस के यूनिट किलोग्राम है, तो किलोग्राम इनवर्स हो गया, और इसके साथ टेम्परेचर के यूनिट केल्विन इनवर्स हो गया। ये एमसीक्यूज के लिए ये फार्मूला, और ये इसमें से फैक्टर्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। डिफाइन स्पेसिफिक हीट और राइट इट्स फार्मूला, आल्सो गिव इट्स यूनिट्स। अच्छा, आगे हम चलते हैं। एक और मैस जो ना मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का वेरी करता है, तो मुख्तलिफ सब्सटेंस का मैस मुख्तलिफ होगा। लेकिन उसकी जगह अगर हम मोल्स ले लें, नंबर ऑफ मोल्स ले लें, मैस अगर सब्सटेंस वेरी करेंगे, मोल्स तकरीबन एक जैसे होंगे। तो मोल्स के लिए अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट में उस फार्मूले में थोड़ी सी चेंज आएगी। यहाँ पे आप n लिख रहे हैं, वहाँ पे m लिखा है। m है मैस के लिहाज से, और n जो नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से। तो डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी, सिर्फ मैस की जगह एन आ गया। और एन क्या चीज़ है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? बेसिकली एन को हम इस चैप्टर के शुरू में पढ़ गए। एन ओवर एन एक फार्मूला है इसका, दूसरा गिवन मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस, ये दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स। तो लिहाजा इसको हम डिफाइन करेंगे। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड for 1 mole of a gas through 1 Kelvin। 1 Kelvin टेम्परेचर चेंज करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए तो जितनी हीट दरकार होगी उसको हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। मैथमेटिकली फार्मूला हमने जिक्र कर दिया। डेल्टा के लिए जूल, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए पर मोल, और इधर ये टेम्परेचर के लिए केल्विन।
इसकी हम दो किस्में डिफाइन करने जा रहे हैं। एक मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी हमने इससे पहले लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की 4 एप्लीकेशंस बताई थी, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस हमने डिटेल में पढ़ा, और आइसोबैरिक का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर और आइसोकोरिक का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दो प्रोसेस की यहाँ पे एप्लीकेशन मौजूद है, तो इसको सिंपली थोड़ी सी चेंज करनी होगी। सीवी अगर डिफाइन करना चाहेंगे, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड to raise change the temperature of 1 Kelvin of 1 mole of substance at constant volume। तो सिर्फ constant volume इजाफी इस डेफिनेशन में लगाना है, इस तरह इसके लिए भी constant pressure वाली डेफिनेशन यहाँ पे इजाफी लगाना है। तो दो स्पेसिफिक हीट आ गया आपके पास, एक Cp और दूसरा Cv। तो इन दोनों में रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप अक्सर प्रूव में आ जाता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Cv R जो ना वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको इब्तदाई लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है जूल पर मोल पर केल्विन। तो इनके भी यूनिट हमने देखे, ये भी वही है, इसके भी वही है, इसके भी वही। तो बुनियादी तौर पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो ना वो स्पेसिफिक हीट की कैटेगरी का है। हम इसको साबित करना चाहते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, जिस तरह ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट किया गया। तो कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल पिस्टन। ये एक आपके पास सिलेंडर है, इसमें एक आइडियल गैस और ये मूवेबल पिस्टन है, तो इसमें इनक्लोज किया गया। आप क्या करते हैं कि इसमें इसका वॉल्यूम रखते हैं कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। हम जानते हैं कि जब हीट बढ़ाएंगे, हीट चूंकि होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम तो रखना है कांस्टेंट। इसलिए पहले प्रेशर 3 लाइनों से शो किया हुआ, अब उसके बाद में 5 लाइनों से मतलब प्रेशर बढ़ा दिया, ताकि वो उसी वॉल्यूम में इनक्लोज रहे। तो लिहाजा हम देखते हैं डेल्टा वी जो ना चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। टेम्परेचर इसका जरूर इंक्रीज होगा, जिसको हम कहते हैं डेल्टा टी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। हमने ये वर्क पढ़ा है डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज में, वो होता है पी डेल्टा वी। जब डेल्टा वी 0 है तो ऑटोमेटिकली वर्क भी इसमें 0 होगा, यानी पिस्टन ने मूव नहीं किया तो वर्क 0 हो जाएगा। और स्पेसिफिक हीट से हम फार्मूला निकालते हैं QV इक्वल टू CV n डेल्टा टी, जबकि n की वैल्यू हमने शुरू में कहा कि ये 1 मोल के बराबर है, तो अगर उसमें n वैल्यू पुट करेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास CV डेल्टा टी। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो उसके मुताबिक है QV इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और W हम ऊपर कह चुके हैं कि 0 है, तो लिहाजा डेल्टा U जो होगा QV की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो डेल्टा U इक्वल टू CV डेल्टा टी। इसका मतलब ये है कि जो हमने हीट सप्लाई की थी वो चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी में इस्तेमाल होगी, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन है सिर्फ टेम्परेचर का। अब हम चलते हैं, पहले था कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको एक पॉइंट से जाहिर किया गया। कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर में प्रेशर जितना पहले था, सपोज करें 3 बार्स हैं, इधर भी 3 बार्स हैं, तो उसमें प्रेशर रखा कांस्टेंट और उसके साथ हीट QB अप्लाई करते हैं। P का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर। हीट अप्लाई करेंगे तो यकीनन हीट से वॉल्यूम बढ़ेगा, पहले वॉल्यूम V1 था तो बाद में वॉल्यूम V2 हो गया। तो लिहाजा अमाउंट ऑफ हीट QP इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर थ्रू सेम टेम्परेचर डेल्टा की। जितना टेम्परेचर इधर चेंज हुआ उतना इधर हम चेंज करते हैं। तो लिहाजा वर्क डन जो ऊपर फॉर्मूला हमने पढ़ा है P इक्वल टू डेल्टा V, और एक ये इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। n तो वैसे 1 है, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा तो वो चेंज हो रहा है टेम्परेचर की वजह से। तो लिहाजा इस PV की जगह P डेल्टा V की जगह लिख सकते हैं R डेल्टा T, n की वैल्यू 1 होगी, वर्क डन जो इसमें होगा वो R डेल्टा T के बराबर है। जबकि QP जो है वो इसी फार्मूले से निकालें, Q डेल्टा QP इक्वल टू CP n डेल्टा T, और n जो है वो वैसे 1 है, तो QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T के बराबर।
अब इसमें दोबारा फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पहले भी यूज किया था, उसमें वर्क था क्योंकि पिस्टन ने मूव नहीं किया, वर्क नहीं हुआ, तो यहाँ पे पिस्टन मूव कर रहा है तो इसमें वर्क होगा, पहली वाली स्टेज से दूसरी स्टेज में आ गया तो वर्क होगा। QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो QP की वैल्यू हमने ये लिखी है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। डेल्टा U चूंकि सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए इसको हीट सप्लाई की गई थी, तो इसलिए डेल्टा U जितना उसमें था इतना ही डेल्टा U इसमें होगा, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और वर्क की वैल्यू हमने लास्टली रिलेशन लिखा R डेल्टा T, वो हमने इसमें लिख लिया। इसमें हम देख रहे हैं कि डेल्टा T जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो इन दोनों इधर से हम कॉमन ले लेते हैं और इसके साथ ये कैंसिल कर दिया, बच्चा बच्चा आपके पास CP इक्वल टू CV प्लस R के बराबर, और CV को उस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा CP माइनस CV इक्वल टू R। ये रिलेशनशिप हमें प्रूव करना था। ये तो हो गया एंड रिजल्ट। अब हम एक चीज जानते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और यहाँ पे अगर कुछ साइन नहीं पुट किया हो तो मीन्स ये वैल्यू है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तब हो सकता है जब हम ये देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंस है, ये पॉजिटिव तब आ सकता है जब पहले वाली वैल्यू बड़ी हो और दूसरी वाली वैल्यू कम हो, यानी इसका मतलब ये शो कर रहा है कि CP इज ग्रेटर देन CV। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, उसमें भी इसका जिक्र है कि CP CV से क्यों ग्रेटर है। उसकी एक लॉजिक इसमें शामिल है कि चूंकि R पॉजिटिव है तो इसलिए CP उस CV से ग्रेटर होना चाहिए। अच्छा, और भी इसकी लॉजिक्स हैं कि अगर हम प्रेशर रखते हैं कांस्टेंट तो ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती ताकि पिस्टन मूव भी करे और उसके साथ सेम टेम्परेचर भी राइज करे। तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करते हैं तो सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं तो इंटरनल एनर्जी उतनी इंक्रीज होती है, लेकिन उसके साथ प्रेशर भी उसमें इंटरनल एनर्जी उतनी इंक्रीज होती है, उसके साथ मूवमेंट में वर्क भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा हीट सप्लाई होगी तो उसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो है वो भी ज़्यादा होगा। अच्छा, ये दोनों जो CP और CV इन दोनों के दरमियान में एक रेशियो है, उस रेशियो को हम गैमा से जाहिर करते हैं, और ये हम एडियाबैटिक प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। CP ओवर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये रिलेशन इसके बराबर है तो इसी रिलेशन को, पहले वाले रिलेशन को हम अगर सपोज कर लें CV पे इस तरफ भी डिवाइड कर दें तो CP ओवर CV गैमा के बराबर CV ओवर CV 1 हो जाएगा, तो लिहाजा R इक्वल टू हो जाएगा, इसमें R के नीचे CV लिख दें तो उधर गैमा आ गया, इधर 1 आ गया, तो इसमें से CV निकाल सकते हो। अगर आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो वैसे कांस्टेंट होता है, गैमा की वैल्यू पता हो तो उसके साथ हम CV की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कोई भी गैस है दोस्तों, CV की वैल्यू कैसे होगी। हम ये जानते हैं कि गैसेस की 3 किस्में, एक मोनो एटॉमिक और एक डाई एटॉमिक, तीसरी जो ना पॉली एटॉमिक, और तीनों गैसेस के लिए 3 मुख्तलिफ गैमा की वैल्यूज हैं। ये चैप्टर 8 से मुंसलिक है। हमें गैमा अगर याद हो तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये रिलेशन, और ये जो फाइनली फार्मूला लिखा है ये आपके लिए MCQs के लिए अहम हो सकता है। पहले हमने डिवाइड किया CV से इस रिलेशन पे, तो उससे हमें मिल गया CV की शक्ल में, लेकिन अब हम अगर डिवाइड करें CP से तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, CP ओवर CP 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा CV ओवर CP, इसको मैनेज करेंगे तो 1 ओवर गैमा R इक्वल टू R ओवर CP। इसके लिए CP का रिलेशन हमने निकाला गैमा R ओवर गैमा माइनस 1, तो यानी CP पे डिवाइड करोगे तो CP का रिलेशन निकाल लोगे। तो ये भी वही कुछ चीज़ें बता रहा है कि अगर हम सपोज करें R की वैल्यू वैसे कांस्टेंट है, गैमा की वैल्यू का पता हो कौन सी गैस यूज कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि CP कितना है फॉर ए पर्टिकुलर गैस। ये आर्टिकल तो यहाँ पे एंड होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन था। हम इससे पहले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं प्रोसेस की डेफिनेशन। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स टेकन फॉर एन एक्टिविटी। आप कोई काम कर रहे हैं तो वो यकीनन किसी स्टेप की शक्ल में करेंगे, तो अगर उस तरतीब से चलेंगे तो वो एक्टिविटी मुकम्मल होगी। अगर तरतीब नहीं करेंगे तो वो एक्टिविटी अधूरी रह जाएगी या फिर एक्टिविटी कोई और शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो प्रोसेस की आगे किस्में हैं, उनमें से 2 किस्में, एक रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस लफ्ज से ज़ाहिर है रिवर्स,
रिवर्स का मतलब है वापस जाना, रिवर्स गियर, गाड़ी को वापस बदलना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो एक दफा प्रोसेस हो जाए दोबारा वापस ना लौट सके। जो लौट सके वो रिवर्सिबल है, और जो ना लौट सके उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस दैट कैन बी ट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग में आप कोई तब्दीली ना ले लाए, सिर्फ प्रोसेस वापस चला जाए तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इस तरह जिसको हम वापस रिट्रेस नहीं कर सकते उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्किंग सब्सटेंस जो ना सेम स्टेजेस से जिस कदमों पे चला गया उसी कदमों से वापस लौट के आएगा, लेकिन होगा रिवर्स ऑर्डर में। जो डायरेक्ट था डायरेक्ट को रिवर्स में, इस तरह ये जो ना सेम डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरेगा। इस रिवर्सिबल में थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखा जाता है, हर लम्हे पे थर्म टेम्परेचर भी मेंटेन रखा जाता है और मैकेनिक्स भी, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है? लिक्विड से एक हम कहते हैं कि सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड बनना, लिक्विडिफिकेशन का मतलब लिक्विड बनना। एवापोरेशन है तबखीर का अमल, मेल्टिंग, बॉइलिंग और इस तरह के और बहुत सारे प्रोसेस अवेलेबल हैं। तो इसकी एग्जांपल है कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये कंबस्शन, रेडिएशन, एक्सप्लोजन, डाइजेशन, ये सारी इसके एग्जांपल है। एक एग्जांपल देगी, सपोज करें आइस है, तो आइस को हम हीट दें तो वो बन जाता है वाटर, यानी इसमें ये फॉरवर्ड स्टेप एरो से पता चल रहा है, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। और वाटर को अगर हम हीट दें तो क्या होगा, या एनवायरमेंटल फैक्टर से हीट एब्जॉर्ब हो तो वेपर बन जाएंगे, और ये है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन या फिर इसको हम क्या है, एवापोरेशन। अगर वेपर इकट्ठे कर लें तो उसके में से हीट रिलीज कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस भी इसी का है। इस तरह वाटर से अगर हीट एब्जॉर्ब कर लें, जैसे कि पानी का कटोरा एक फ्रिज के अंदर, डीप फ्रीजर के अंदर रख दिया जाए तो वो बर्फ बन जाता है, तो बेसिकली उसमें हीट एब्जॉर्ब कर ली जाती, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड यानी वाटर से वो सॉलिड बन गया, सॉलिडिफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। यहाँ पे फ्यूल है, अगर सपोज करें पेट्रोल या फिर डीजल या कोई इस तरह का और फ्यूल है, लकड़ी है कम, वो उसको जलाया जाए, कंबस्शन हो जाए तो उससे प्रोड्यूस होगा स्मोक और हीट। तो ये अगर हम इनको तो वापस ले सकते हैं उसी प्रोसेस में, लेकिन इधर से स्मोक और हीट को इकट्ठा कर लें दोबारा हमें वो फ्यूल नहीं मिलता, वो दोबारा लकड़ी नहीं मिल पाएगी, इसलिए इसका बर्निंग प्रोसेस जो है ना इसी का। इसी तरह फूड की डाइजेशन है, तो हमारे बॉडी में जो फूड हम इस्तेमाल करते हैं तो पहले उसकी कन्वर्शन होती है, कन्वर्शन फ्रॉम सिंपल मटेरियल, फूड मटेरियल को उसको बेसिक ऑर्गन्स में मुंतकिल करना, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। तो वो पार्टिकल अगर बन जाते हैं दोबारा वो फूड में मुंतकिल नहीं हो सकते, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो ना अमूमन जो स्लोली प्रोसेस हो, जितने भी प्रोसेस अगर स्लोली हो रहे हैं, गैस एक्सपेंड हो रही है स्लोली, कंप्रेस हो रही है स्लोली, तो वो उसको रिवर्सिबल भी कहेंगे। और जो प्रोसेस अचानक हो, सडनली हो, रैपिडली बड़ी तेजी से हो, जिस तरह एक्सप्लोजन है, धमाका होता है, बम धमाका, ब्रस्ट होता है, ब्रस्ट ऑफ टायर, तो ये बेसिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो वापस लौट नहीं सकता, तो उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। इसके साथ एक छोटी सी डेफिनेशन है साइकिल की। साइकिल है चक्कर, चक्कर गोल ना समझे कोई जैसा भी है, यानी इसका बेसिकली मकसद ये है कि जिस हम कोई इवेंट कर रहे हैं, अगर जा रहे हैं दोबारा उसी स्टेज पे आ जाए जिस स्टेज पे पहले थे, तो उसको हम कहेंगे एक साइकिल। तो हमारा जो इंजन, जितने भी इंजन है वो साइकिल में काम करते हैं। हमारी मुख्तलिफ फूड साइकिल है, एनर्जी साइकिल है, इकोसिस्टम का साइकिल है, तो वो मुसलसल साइकिल में काम करता है। बेसिकली सक्सेशन यानी तसलसल ऑफ इवेंट्स which bring the system back to initial condition is called cycle. तो इसकी है दो टाइप्स, एक रिवर्सिबल साइकिल, दूसरा इरिवर्सिबल साइकिल। साइकिल की है दो टाइप्स। ये डिफरेंस में लिखे हुए कोई 2 पॉइंट्स आप डिफरेंस में कोट कर दें, 3 कोट कर दें, जितना अगर याद रखेंगे तो सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए नॉलेज भी होगा। ये मुख्तलिफ MCQs में आ जाते हैं, इधर से ये MCQs में आ जाते हैं। मसलन
कौन सा इसमें प्रोसेस है जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, या कौन सा प्रोसेस है इनमें से कोई एक मिस कर दे तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। फर्दर जो लास्ट इस लेक्चर का आर्टिकल है वो हीट इंजन। तो हीट इंजन बेसिकली इस चैप्टर का मेन पार्ट जो है वो हीट इंजन है। थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन हम जानते हैं कि कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स, स्पेशली द मैकेनिकल एनर्जी। तो हीट इंजन वो डिवाइस है, थर्मोडायनामिकल डिवाइस है जो हीट को मैकेनिकल इंजन में कन्वर्ट करता है। हमारी गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन, मोटरसाइकिल, कारें, जहाज, शिप्स, ट्रेन्स, सारा कुछ इसी हीट इंजन की बुनियाद पर काम करता है। और आज की जो मॉडर्न दुनिया है उसमें जो सबसे अहम रोल है वो हीट इंजन है। तो बेसिकली हीट इंजन क्या है? थर्मोडायनामिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स some heat energy into mechanical energy and rejects the remaining into the surrounding. इसको हम हीट इंजन कहते हैं। सबसे पहला जो हीट इंजन दुनिया में बनाया गया था वो है स्टीम इंजन, और काफ़ी अर्सा तक बहुत सारी गाड़ियाँ, ट्रेन्स भी उस स्टीम इंजन पे चलते रहे। बेसिकली उसमें कोयला जलाया जाता, फ्यूल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल नहीं था बल्कि कोल जलाया जाता, लकड़ियाँ जलाई जाती, उससे पानी को बॉयल किया जाता। बॉयल पानी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता, उससे प्रेशर इंक्रीज होता, उस प्रेशर से पिस्टन को मूव किया जाता और इंजन को चलाया जाता। ये तो पहला इंजन था। तो उसके बाद गो कि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम थी, 1% है पहले इंजन की, लेकिन इससे बेहतर और कोई डिवाइस नहीं था, कोई इंजन नहीं था। तो ये पहला इंजन। आजकल जो इंजन इस्तेमाल हो रही है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वो हीट लेते हैं, बर्निंग फ्यूल से कन्वर्ट करते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा वर्क, यूजफुल वर्क में, और बकिया जो रिजेक्ट कर देते हैं सराउंडिंग में। तो लिहाजा इसका प्रिंसिपल है, टेक्स हीट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल, ए पार्ट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क डन एंड रिमेनिंग इज रिजेक्टेड इनटू सराउंडिंग। दो किस्म की टाइप्स हम लेते हैं, एक कहते हैं एक्चुअल हीट इंजन, दूसरा हम कहते हैं फैक्चुअल हीट इंजन। एक्चुअल का मतलब होता है एक सिलेंडर और उसके साथ पिस्टन। एक्चुअल इंजन यही है, सिर्फ एक सिलेंडर और उसके साथ मूवेबल पिस्टन। जब उसमें फ्यूल जलाया जाता है उसके अंदर से जो सिलेंडर के अंदर वाला हिस्सा जो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसका प्रेशर बढ़ता है, तो पिस्टन को मूव करता है और उस पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के साथ और क्रैंक शाफ्ट के साथ व्हील के साथ अटैच किया जाए तो वर्किंग करता है। ये एक्चुअल इंजन है। फैक्चुअल इंजन है मीन्स एफ जो इसमें है वो फंक्शनल इंजन, यानी फंक्शन के लिहाज से हम उसको कैसे देखते हैं बेसिकली, तो वो एक मोटी सिलसिला है। तो एक फैक्चुअल इंजन की यहाँ पे वर्किंग और उसके साथ कंस्ट्रक्शन दी गई है। होता क्या है कि इसमें एक बॉडी को हम कहते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर या हार्ड रिजर्वायर, इसको दूसरे लफ्जों में सोर्स भी कहते हैं। सोर्स हमेशा वो होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका चूंकि हाई टेम्परेचर है तो इसकी टेम्परेचर T1 और इधर से हीट फ्लो की जाती है। ये तो ऐसे बेसिकली असूल दिया हुआ हीट फ्लो चार्ट है कि हायर से हीट फ्लो कर रही लोअर की तरफ हीट फ्लो करती है। इसमें एक वर्किंग सब्सटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं आइडियल गैस, तो वो कुछ वर्क करेगा और बकिया जो हीट है वो रिजेक्ट कर देगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ, सिंक की तरफ, जिसको हम सिंक कहते हैं, और सिंक बेसिकली सराउंडिंग को भी कहते हैं। तो अगर हम सपोज करें कि 100% एनर्जी इधर हम दे रहे हैं, तो पेट्रोल इंजन में, ये अगर पेट्रोल इंजन है तो इसमें 25% हम आउटपुट लेते हैं, तो बच्चा 75% जो है ना वो समझने की रिजेक्ट होगी हीट उसकी सराउंडिंग में, उसके इंजन में, मुख्तलिफ पार्ट्स में, उसके साउंड में, उसमें फ्रिक्शन में, कैनामेटिक्स में, तो मुख्तलिफ डायनेमिक्स में इसकी एनर्जी यूज़ होगी। हमारी जो आउटपुट होगी वो इतनी से होगी। यानी इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा ऐसा यूजफुल वर्क डन में बच्चा सारी हीट जो ना रिजेक्ट होती है उसकी सराउंडिंग में। यहाँ पे सराउंडिंग का नाम दिया हुआ सिंक। Hot reservoir is a part of heat engine where heat is produced from burning the fuel. It is a source of heat at high temperature T1. तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है? It absorbs heat Q1, यहाँ से उसने हीट एब्जॉर्ब की and converts it useful work done, आउटपुट जिसको हम कहते हैं, and rejects the remaining heat into the surrounding, जिसको remaining heat जो है ना वो है Q2 की शक्ल में, तो ये उसमें रिजेक्ट कर देता है। लो कोल्ड रिजर्वायर क्या है? इट इज ए लो टेम्परेचर सराउंडिंग, जिसको हम सराउंडिंग उसके इंजन के इर्द गिर्द जो चीजें होंगी वो सराउंडिंग कहलाएंगी। तो इज कॉल्ड सिंक एट टेम्परेचर T2 टू व्हिच हीट Q2 इज रिजेक्टेड।
अच्छा, कोई भी इंजन है इसको बनाया जाता है साइक्लिक। साइकिल हमने पहले पढ़ा है, तो वो साइक्लिक का मतलब ये है कि कंटिन्यूस वर्क डन, जो ना वो सप्लाई मिलता रहे, मुसलसल वो हीट इधर से अब्जॉर्ब करे और मुसलसल इधर से वर्क मिले और बकिया रिजेक्ट हो जाए। ये प्रोसेस मुसलसल चलता रहेगा जब तक हमें सोर्स उसको देते हैं, फ्यूल देते हैं, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल देते हैं, डीजल देते हैं, कोई और चीज़ देते हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो ये मुसलसल वर्क करता रहेगा। जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो दोबारा ये स्टेप इस तरह इनके चलते रहेंगे। ये तो है एक्चुअली एक्चुअल में, तो एक्चुअल में ये पिस्टन मूव करता है। जहाँ से पिस्टन चला, ये अगर लो स्टेज से चलता है, दोबारा ऊपर गया, ऊपर से वापस उधर आ गया तो एक साइकिल हो गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर दूसरा साइकिल। इस तरह पिस्टन अगर उसमें मूव करता रहता है तो वर्किंग स्टार्ट रहती है। हम इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे जाएंगे, जो अगला लेक्चर होगा। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत क्यों पड़ी जबकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है? तो उसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन से मुराद निकायस है, उसकी हदबंदी, वो कहाँ तक कुछ कर सकता है और कहाँ पे वो फेल हो जाता है या सही वो डिलीवर नहीं कर पाता। तो इट टेल्स अस, ये लिमिटेशन फर्स्ट लॉ जो ना हमें क्या बताता है कि हीट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं वर्क में, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में, यानी Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि हीट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस वर्क में। डेल्टा U जो ना वो इंटरनल एनर्जी होगी, जो वेस्ट होगी उसमें सर्फ होगी या खर्च होगी। तो इसकी ये कन्वर्शन कैसे हो रही है ये हमें फर्स्ट लॉ नहीं बता रहा। मसलन हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझे कि हमने हीट जला ली, पेट्रोल जला लिया और उससे ऑटोमेटिकली इंजन बन जाएगा, ऐसा नहीं। उसके लिए जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग हमने प्रोड्यूस करनी है, जिसके सिस्टम बनाना है, उस सिस्टम के जरिए जो वो हमें कि कन्वर्शन होनी है, वो हमें फर्स्ट लॉ से नहीं मिलता बल्कि वो मिलेगा हमें सेकंड लॉ से। आज का लेक्चर है। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।